नमस्कार, पत्रिका मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं पत्रिका मंच। ये पत्रिका का जन सरोकार का मंच है जिसमें हम लोग ऐसे शख्सियत को लाते हैं जो कि समाज के दिशा में एक दिशा देने का और समाज के विकास में सहयोग देते हैं। ऐसे लोगों की हम इसमें चर्चा करते हैं। आज हमारे एक खास मेहमान हैं, लखनऊ से हैं अशोक कुमार भार्गव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पत्रिका में। नमस्कार। पहली बात, मैं राजस्थान पत्रिका को धन्यवाद देता हूं कि समय समय पे जनहित और देशहित के लिए जो कदम उठाते हैं, और आज जो विशेषकर आज हम आपके समक्ष, जनता के समक्ष आज जो एक बहुत बड़ा एक कुछ ऐसी बातें होती हैं कि कुछ लोगों के बीच के लिए उनकी ज़रूरत होती है, चाहे वो उसके अवेयरनेस के लिए, चाहे अपने परिवार के लिए, वो सबसे बड़ी चीज़ आता है स्वास्थ्य के संबंध में। आज उसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और आपके बीच में जो राजस्थान पत्रिका के माध्यम से जो एक बहुत बड़ी एक संदेश आता है हमारे प्रदेश को और देश को, उसी के माध्यम से आज हम आपके समक्ष हैं। जी, थोड़ा सा मैं अपने गेस्ट के बारे में बता दें कि आप करीब 33 सालों से सामाजिक मतलब सोशल एक्टिविस्ट हैं और आप हेल्थ के क्षेत्र में हेल्थ इश्यूज़ को हाईलाइट करने का काम करते हैं। सर, पहले तो आप बताएं कि इसकी शुरुआत आपने कब से की और इसकी शुरुआत करने का कारण क्या रहा? इसका एक कारण ये है कि इंसान पे जब अपनी पड़ती है तो थोड़ा सा उसको अपनी आप बीती ऊपर पर डाल रखती है, फिर अपनी जब बात आती है तो उसकी जो उसमें जो आदमी सहता है उससे अगर उसके कुछ प्रेरणा मिलती है तो वह आगे कार्य करने के लिए वह आगे उसको बढ़ता है। और मेरे जहन में इस बात को अच्छी तरह बैठ गई थी कि मेरे संग सन 1982 में जो मेरे को एक कंठमाला नाम की बीमारी हुई थी, जिसको कि मूल रूप से हिंदी में कंठमाला बोलते हैं, इंग्लिश में कैंसर बोलते हैं, तो वो है उसका छोटा सा एक हमारे गले के अंदर एक ग्लैंड्स हो गए थे। हो सकता था कि आगे भी पूरे शरीर में बढ़ जाते, तो उसका हमने एक KGMC हमारे लखनऊ के अंदर है और लगभग साल भर पहले तक हमें दवाई खानी पड़ गई थी। और लगभग उस ज़माने में सन 82 में 5,000 रुपये का खर्चा आता था। और जब ये खर्चा आता था मैं ये सोचा कि जब ये हमारे परिवार पे इतना बड़ा बोझ हो रहा है कि मतलब पूरा परिवार खर्चा हमारे 12 लोगों का एक तरफ और मेरे अकेले खर्चा अकेला मेरे ऊपर हो रहा था, तो उससे फिर ये आई कि हमने क्यों ना इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि दवाई तो बच्चे से लेकर के जब तक बुजुर्ग, यानी कि जब तक इंसान की सांसें रहती हैं तब तक दवा की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो जब सारी ज़िंदगी उसको दवा के संग कभी कोई बात अगर होती है, क्योंकि ये चीज़ एक आवश्यक नहीं है, ये अनावश्यक आती है, कह के बीमारी नहीं आती है। तो इसी के अंतर्गत हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ ऐसी करा जाए, इसके बारे में सोचा जाए और लोगों के बीच में इसका फैलाव किया जाए, अवेयरनेस किया जाए कि एक सस्ती दवा से हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है, हमारा प्रदेश कैसे स्वस्थ रह सकता है, हमारा देश कैसे स्वस्थ सकता है। इसी के लिए जनहित देशहित का ये कार्यक्रम मैंने लगभग करीब 34 साल पहले शुरुआत करी थी और इसमें कई जगह हमको सफलताएं मिली। जी, जैसा अशोक जी ने बताया कि उनकी शुरुआत अपनी ही एक समस्या से हुई और आज उन्होंने, तो सर आपने ये अपनी व्यक्तिगत समस्या को जन मुहिम कैसे बनाया? जन मुहिम का एक यही कारण था कि सबसे बड़े कि सरकार के माध्यम से या मल्टीनेशनल एशियन कंपनी के वहाँ से जो भी दवा कंपनी थी और जो डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते थे, उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर अक्सर ये देखा गया था कि अगर किसी दवा की दुकान पे जाएं, किसी अस्पताल के सामने हो दवा की दुकान या नर्सिंग होम के सामने हो या प्राइवेट डॉक्टर के सामने हो, तो वो यही होता था कि वो प्रिस्क्रिप्शन लेके जाता था। तो वो अक्सर हमने देखा था और मैंने खुद अनुभव किया है कि अगर दवा उसको लिखी जाती थी 1 हफ्ते की तो वो कहता है कि हमें आप 2 दिन के दे दीजिए। अगर 2 दिन के लिए कहा जाता है सुबह दोपहर शाम को, तो कहता नहीं भैया हमें 1 दिन दे दीजिए। कारण सबसे बड़ी चीज़, उसके जेब में पैसे ही नहीं होते थे दवा खरीदने के लिए। तो जब वो अपने दवा से पूरा इलाज नहीं कर पाएगा तो ये कैसे संभव है कि उसका शरीर स्वस्थ रहेगा। उसी को एक तरीके से मुहिम के लेकर के मुहिमकर्ता के रूप में, स्वास्थ्य मुहिमकर्ता के रूप में से हमने आगे बढ़े और इसकी हमने शुरुआत करी। जी, बहुत अच्छा। आपने बताया कि जेनरिक मेडिसिन को, कि जेनरिक मेडिसिन का जो अभियान आपका क्या था और कैसे अभी तक कितने लोगों को इसका लाभ मिल चुका है, और इस अभियान के बारे में हमारे थोड़े दर्शकों को बताएं ताकि उनको भी समझ में आए कि जेनरिक मेडिसिन जो अभी लोगों को मिल रहा है उसमें किन किन लोगों का और किस तरह का योगदान है। जेनरिक मेडिसिन जो है ये एक सॉल्ट के नाम से भी है, जैसे एक आपको साधारणता तौर पर बता दें, जैसे पैरासीटामॉल हो गया, ये तो कोई जेनरिक नाम, और वैसे पेटेंट करने कैलपॉल, मेटासिन, क्रोसिन हो गया। इस पैरासीटामॉल के अंतर्गत वही 500 mg की जो पैरासीटामॉल होती थी वही एक जेनरिक
के अंदर वो जो सॉल्ट के नाम से लाई गई। और फिर इसके बाद हमने लोगों को जागरूकता हेतु ये पूरी मैंने कोशिश लगाई। और तरीका ये कि मैंने अपने जीवन का 33 साल, मेरी आज उम्र 65 साल की है, मैंने अपना योगदान इसके अंदर 34 साल का यही दिया कि लोगों को जागरूकता हो। पहले जेनेटिक के बारे में कोई जानता भी नहीं था जेनेटिक शब्द क्या है। जब ये सन 87 में हमने बात शुरुआत करी और आज तक हमने केवल ब्रांडेड के कोई भी दवा नहीं बेची, केवल जेनेटिक के लिए बची। और आज जो जेनेटिक की दवा जो का कारण है, जो इतने बीच में उपलब्धता हो गई, जो एक तरीके मैं कह सकता हूँ कि जो आज एक लगभग करीब 17 मल्टीनेशनल कंपनी जो बना रही हैं ब्रांडेड, वही आज जेनेरिक भी दवाई बना रही हैं। लेकिन उसके अंदर ये जो क्यों मल्टीनेशनल कंपनियां बीच में आई हैं, क्योंकि इसकी मांग बढ़ गई, लोगों की जागरूकता आई है। जो अभियान हमने शुरुआत की थी सन 87 में, आज वो अभियान बिल्कुल चरम सीमा पे है और आज प्रदेश को, देश की जनता को इसका पूर्ण रूप से लाभ मिल रहा है। अब इसमें जेनेरिक दवाई के अंदर क्या बात है कि इसका जो रॉ मटेरियल है वो हम कुछ ऐसे क्षेत्र से लेके आते थे जहाँ पे टैक्स जोन फ्री होता था। हिंदुस्तान के अंदर तमाम ऐसे जोन बना रखे सरकार ने जहाँ पे टैक्स नहीं है, तो वहां से हम पाउडर लेते थे और हम इसको जॉब वर्क कराते थे। और उसी जॉब वर्क के अंतर्गत हमने दवाइयां बनाई, लोगों के बीच में हमने इसको लेके आए और लोगों को भाई उस समय शुरू में हमारे भी बहुत विरोध हुआ कि हम नकली दवा बेचते हैं। कारण क्या था कि जो 45 रुपए की कोई चीज दवा थी, गोली या कैप्सूल थी, वो मिलने लगी 4.5 रुपए की। तो लोगों को आया ये तो नकली दवा है। तो लोगों ने मेरे दुकान के ऊपर प्रहार भी किया, हमारे पर तमाम धमकियां मिली, तमाम हमने अपशब्द भी सुने। मतलब कहने का मतलब लोगों को ऐसा लगा कि हमने नकली माल बेचते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज वही 18 कंपनी, वही मल्टीनेशनल कंपनी हमारे देश के अंदर वो जेनेरिक बना रही हैं और वही दवा बना रही हैं ब्रांडेड भी। और आपको एक खुशखबरी बता दूं, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है जेनेरिक दवाइयों के लिए। ये मुझे भारत सरकार ने खुद लेकर के दिया है, मंत्रालय ने, स्वास्थ्य मंत्रालय में, कि जेनेरिक दवाई और ब्रांडेड दवाइयों के अंदर किसी प्रकार कोई फर्क नहीं है। और मैं इसके लिए विशेषकर मैं अपने प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि मैंने मन की बात के अंदर मैंने उनको कहा, एक अखबार में इश्तेहार भी निकला कि जेनेरिक दवाइयाँ सस्ती होती हैं और इनकी गुणवत्ता में किसी भी प्रकार कोई कमी नहीं होती ब्रांडेड के मुकाबले में। लेकिन इसके बाद भी मैं ये कहूँगा, आज जन औषधि केंद्र खुले हैं, लगभग करीब 7,500-8 हज़ार काउंटर जैसे सरकार दावा करती है ये खुले हैं। लेकिन ये जो जन औषधि केंद्र का पहले जो अपना जो BPPI जो खुला था, इसको खुले हुए लगभग आज के तारीख में 14-15 साल हो गए हैं। अगर 14-15 साल के अंतर्गत आज 7-7.5 हज़ार दवाएं की दुकान खुली जो कि जन औषधि, प्रधानमंत्री जन औषधि के नाम से खुली हुई हैं। अगर यही दवाई, अगर यही रास्ता रहा तो मेरे ख्याल से आज जो देश के अंदर हमारे 9 लाख काउंटर हैं, वहां तक पहुंचने में प्रदेश और हमारी केंद्र सरकार को पहुंचने में कम से कम 200 वर्ष लग जाएंगे। मैंने बहुत आग्रह किया और एक आपको बात बताऊं भी कि हमें 2015 में माननीय प्रधानमंत्री ने PMO से मेरे पास लेटर भी आया कि जो अनावश्यक मूल्य जो छाप रहे हैं उसको तत्काल कम किया जाए। लेकिन सरकार की जो आपको मालूम फाइलों की चाल बड़ी धीरे होती है, वो नहीं हो पाई। और हमारा ये आज भी जो जेनेरिक दवाई पॉपुलर हो गई, ये मैं सभी को मालूम है, सभी उसका लाभ भी उठा रहे हैं और करोड़ों आदमी इसका फायदा उठा रहा है और मुझे बड़ी खुशी भी होती है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है कि आज हम किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी से अगर हम ब्रांडेड दवा लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने 10 लाख रुपए की दी ब्रांडेड दवा, तो वो लगभग मिलेगी आपको 7.5-8 लाख रुपए की। वही दवा आप जेनेरिक लें तो लगभग 1.5-2 लाख रुपए की मिलेगी, यानी कि 80% फर्क। लेकिन मूल्य क्या है, दुर्भाग्य है, दोनों की MRP ब्रांडेड की जेनेरिक की एक ही है। भाई ये कैसे संभव है? आप जब बाजार में आप जब बेच रहे हैं इसको, आप बिलिंग कर रहे हैं C&F को, इसके बाद आपको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को, स्टॉक के इसके रिटेलर को, जहां से मेन जो रिटेलर के पास से तमारदार या पेशेंट लेता दवा, तो उसको तो सीधा लाभ मिल नहीं रहा है। तो कहने मतलब ये कि ये MRP फालतू की ऐसी क्यों छप रही है? एक बात भी आती है कि मार डालेगी MRP। मैंने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से और सभी मुख्यमंत्रियों से मैंने आग्रह किया था कि MRP को ये ना लें कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसको लें मिनिमम रिटेल प्राइस। कम से कम स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंतर्गत सही दवा सही दाम एक बहुत आवश्यक है। इसके लिए मेरी मुहिम बहुत जारी है और आज भी राजस्थान पत्रिका के माध्यम से हम हमारे जो केंद्र सरकार के हैं, जो प्रदेश के जो हमारे माननीय मंत्री लोग हैं, वो अगर इस बात मेरी सुन रहे हैं, और यही मेरा एक हमारा मेन ये था। आज मैं पूरे प्रदेश के और जनता
की तरफ से और देश की जनता तरफ से मैं मैं अपने संदेश देना चाहता हूं, इसको जरूर जल्द से जल्द स्वास्थ्य मंत्रालय, चाहे प्रदेश का हो और या देश का हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय, जल्द से जल्द अनावश्यक मूल्य वृद्धि जो करके लिखी जाती है, माननीय प्रधानमंत्री के दिए गए आदेश के अनुसार रेट के जो पत्र दिया गया पीएमओ से एनपीपीए को, यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को, उसका सम्मान करते हुए और मेरी आवाज का सम्मान करते हुए, आपकी मीडिया का सम्मान करते हुए इसको तत्काल रेट कम करा जाए, ताकि ये जल्द से जल्द ये चीज जो बीमारी है, बार बार लिखा जाए 70% कम है, 80% कम मिल रही है दवा, ऑनलाइन माल बिक रहा है, बल्कि ये ऑनलाइन का भी मामला जो है ये भी एक चीज गलत है। ये आज की तारीख में, ये मैंने कई साल पहले कहा था कि ऑनलाइन माल नहीं बिकना चाहिए। आज तमाम मल्टीनेशनल, रिलायंस है, टाटा है, बंजमची, तमाम का आ गया है। आज हम एक दुकान खोलते हैं तो वो कहते हैं 10 बाय 10 की दुकान हो, फ्रिज हो, आप इंजेक्शन फ्रिज में रखें, हमें क्या मालूम कि इसका क्या मिल रहा है, वो वन्य जीव हो या कोई भी आज की तारीख में लगभग अंदाजा करीब 35 ऐसी ऑनलाइन कंपनियां हैं जो कि आपको दवाइयां देती हैं। हमें तो मालूम क्या चीज़ है। आज की तारीख में कई चीज़ कोडिन फास्फेट आती हैं जिसके अंदर वो नार्कोटिक भी होती थोड़ा बहुत, तो कई चीज़ें बेनाड्रिल पे उसके अंदर भी होता है, तो वो आपको कैसे मालूम कि उसका वो चीज़ है कि नहीं है। और मान लीजिए किसी ने जो अनावश्यक दवा मंगा ली और ऐसी टैबलेट कैप्सूल खा ली तो उसका क्या हल होगा। तो इस तरह सीधे सीधे जो पुराना तरीका हमें वो नहीं चाहिए। मूल मंत्र हमारा ये कहने का मतलब है सही दवा सही दाम रखेगी सरकार, तो ये सब जरूरत है ही नहीं ऑनलाइन वगैरह का काम करने के लिए, जरूरत है ही नहीं जन औषधि केंद्र खोलने की। जब सीधे सीधे लाभ मिलेगा या उसको तत्काल, मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज हमारी पहुंचे केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को कि ये काम कम हो। जी अच्छा, जैसे आप खुद केमिस्ट हैं, आप लखनऊ केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, तो जैसे आम आदमी को जेनरिक दवाओं को लेकर जागरूकता थोड़ी कम रहती है, तो आप कैसे समझाते हैं कि नहीं जेनरिक दवाइयाँ आप ले लीजिए और या फिर ब्रांडेड में बहुत ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत क्यों है, तो उसको कैसे समझाते हैं ताकि वो जेनरिक दवाएँ लें जिससे उसके पैसे भी बचें और स्वस्थ भी रहें। अच्छा, लखनऊ केमिस्ट एसोसिएशन का मैं चेयरमैन हूँ और भी कई जगहों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरा केवल यही मेरा मन है कि जनहित देशहित के लिए जो आपके जो जेनरिक दवाइयाँ हैं अब लोगों के समझ में आ गया है। मेरे पास केंद्र सरकार का पत्र भी, जैसे मैंने भी कहा कि इसमें लिखा हुआ कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी हैं सभी एक ही छत के अंदर R&D यानी कि आपका क्वालिटी कंट्रोल रिसर्च डिपार्टमेंट, वही साइंटिस्ट हैं, वही रॉ मटेरियल है, वही पैकिंग है, इसके अंदर सब कुछ एक है। तो ये जब सब कुछ एक ही है तो फिर ये MRP क्यों ये अलग अलग है। तो ये MRP जो ब्रांडेड की है जो छपी चली आ रही है और ना जाने कब का आज की तारीख में धीरे धीरे कानून भी देश का बदलना है, तो इसमें देरी क्यों, क्योंकि ये तो रोजमर्रा की चीज है। आप एक तरफ लिखते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स और फिर दूसरी तरफ मारती है MRP, तो ये तत्काल कम किया जाए और आपके माध्यम से मैं फिर से कहूंगा इसको तत्काल जल्द से जल्द इसको कम किया जाए ताकि कि एक आम आदमी को, एक मरीज को सीधा सीधा इसका लाभ मिल सके और जिंदगी भर वो स्वस्थ रहे और अपने सही दवा सही दाम से इलाज करा करके हमेशा अपना शरीर को स्वस्थ रखे। जी अशोक कुमार जी, आप फूड में मिलावट के लिए भी मुहिम छेड़ रखा है आपने, सरकार को, संस्थाओं को, विभागों को भी पत्र लिखते रहते हैं, इसके बारे में हमारे थोड़ा दर्शकों को बताएं और थोड़ा उन्हें जागरूक करने की कुछ सुझाव भी दें। देखिए, इसके अंदर FSSAI का बहुत बड़ा रोल है जिसको हम लोग फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। आज की तारीख में 14 नंबर का जो लाइसेंस होता है, ये एक तरीके से लाइसेंस दिया जाता है कि ये यथा योग्य है आपके स्वास्थ्य के लिए। अब इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी बात आती है कि आज की तारीख में 80% खाद्य पदार्थों के ऊपर लाइसेंस नहीं है। मेरे पास प्रदेश सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी दोनों का RTI के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कोई भी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ बिना लाइसेंस के नहीं बिकेगा। लेकिन आज भी 80% जगहों पे ये सामान बिक रहा है बिना लाइसेंस के, और लाइसेंस लेने से नहीं, कोई ये भी चक्कर है कि लाइसेंस भी अब ऑनलाइन मिल रहा है। अभी तो ये बात बवाल, अब तो ये बात आ रही है, अभी तो वर्तमान शुरू हुआ है कि दवा मिल रही है ऑनलाइन, लाइसेंस भी ऑनलाइन मिल रहा है। अरे भाई, अगर आपको लाइसेंस है, आज की तारीख में ड्रग लाइसेंस है या मैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस, अगर मुझे गाड़ी के लिए अपने लाइसेंस चाहिए तो मुझे RTO बुलाती है, RTO कहती है चला के दिखाओ, 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर, तब जाके लाइसेंस देती है। तो ये कैसे, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बना रहा हो, चाहे खाद्य पदार्थ बना रहा है या कोई पेय पदार्थ बना रहा है, ये ऑनलाइन लाइसेंस की तत्काल मैं इसका विरोध करता हूँ। इसको तत्काल इसको कम बंद करा जाए और बिना गुणवत्ता के, बिना देखे हुए कि जगह कैसी है, कौन बनाने वाले हैं, इसको एक्सपीरियंस वाले हैं कि नहीं है। जब एक दवा की कंपनी के लिए में एक आप केमिस्ट की जरूरत है, आपको एक आपको साइंटिस्ट की जरूरत है, तो ये भी देखें कि क्योंकि जो चीज पेट में जाती है वो बाहर नहीं आएगी, वो जल्दी बाहर में नहीं आ सकती है। वो खाने के लिए आप गई तो गई, और हम लोग आए दिन देखते हैं खाद्य पदार्थ मिलावट से, चाहे शराब का हो, चाहे वो पनीर का हो, चाहे वो सब्जी में मिलावट हो, या फिर
चावल के अंदर हो या किसी भी चीज़ के अंदर जी। हो। और एक आपके माध्यम से मैं बात और कहना चाहता हूँ, एफएसएसआई के अंदर हमारे यहाँ मूल्य निर्धारण विभाग नहीं है। जैसे एनपीपीए भारत सरकार ने बनाया है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, हमारे यहाँ एफएसएसआई के डिपार्टमेंट में मूल्य निर्धारण विभाग है ही नहीं। अब वो जो भी मन में छापे आप, आज की तारीख में आपको छोटी सी बात बता दूं जो लोगों को जमीन के अंदर आपके चैनल के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं, और ज़्यादा आपके दर्शक देखते हैं, इसका फायदा भी लेते हैं और आपके चैनल का, तो मैं उसके आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में, आज से करीब 15-20 साल पहले कुछ आइटम हमारे एक दवा के रिटेल शॉप के अंदर कहीं कोने में पड़े रहते थे। आज की तारीख में अगर 12 उसके रैक हैं तो 12 रैकों में से 5 रैकों में फूड सप्लीमेंट आ गया। ये तो फूड सप्लीमेंट का मतलब ही ये है, जब आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर ना मिले तब आप ये खाइए आप। अब उसका बेनतहासा कोई रेट कोई इसमें कोई है नहीं, कोई कंट्रोल करने वाला है भी नहीं, तो उसके ऊपर आप जो मन में छापे वो बहुत छप रहा है। बहुत अच्छी आप जानकारी दी। पत्रिका मंच में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं अपने दर्शकों से कि आपको मेडिकल और खाद्य से जुड़ी जानकारियों के लिए बहुत सारे जागरूकता से जुड़े मुद्दों पे आपने अशोक कुमार जी को सुना। आप स्टूडियो में आए, हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।